अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान और प्रोड्यूसर कामरान तारिक हाजिर खिदमत। तख्लीक की सलाहियत खुदादाद होती है। अपने जज्बात को अल्फाज का लिबादा उड़ाकर अपने ख्यालात को माशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना एक तख्लीककार का काम होता है। आज हमारे साथ एक नौजवान शायरा मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं और पूछते हैं कि वो किस तरह अपनी तख्लीकी सलाहियतों को माशरती संवार के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इज़्ज़ा अनवर। इज़्ज़ा साहिबा, सबसे पहले पूरी टीम की जानिब से हम आपको प्रोग्राम अफकार में खुशामदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया। सबसे मुश्किल मरहला यही होता है कि बात का आगाज कहाँ से किया जाए, तो यूं करते हैं कि अपनी आसानी के लिए शुरू से ही बात का आगाज करते हैं। हमें और हमारे सामीन को ये बताइए कि पहली बार आपको कब ये एहसास हुआ कि आप अपने एहसासात को अल्फाज का लिबादा उड़ाकर कलम की मदद से सफाई करताज पर उतार सकती हैं? क्योंकि मैं बिलोंग बिल्कुल एक शायरी वाली फैमिली से करती हूँ। सब शायर हैं माशाल्लाह, नाना अबू, दादा अबू, ताया, मामू, बाबा सब शायर हैं। तो जाहिर सी बात है कि शायरी इन लोगों को करते हुए देख के बहुत शौक हुआ कि मैं भी लिखूं, मैं भी करूं। तो नाना अबू हमारी प्रैक्टिस कराया करते थे। वो हमें मिसरे दिया करते थे कि बेटा इस पे मिसरा लगाओ, इनके साथ काफिया जोड़ो। तब से ही होना शुरू हुआ। फिर कुछ स्कूल के प्लेज हुए जिसपे उन्होंने कहा कि आप हिस्सा लें, और उनके लिए मैंने कुछ नज़में कहीं। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गज़लों की तरफ आ गई। स्टार्ट गज़लों से लिया, गज़लें ही बहुत पसंद थी, मतलब गज़लों को बहुत पसंद किया, गज़लें लिखनी शुरू की। यहाँ सवाल ये उठता है इज़्ज़ा साहिबा कि हमारे यहाँ अमूमन बचपन में दादियाँ और नानियाँ कहानियाँ सुनाया करती हैं, और अमूमन जो लिखने का आगाज़ जो भी लोग करते हैं वो अमूमन ये कहते हैं कि हमने कहानियाँ सोचना शुरू की, किरदार सोचना शुरू किए, फिर उनके एहसासात तक उतरे और फिर हमने किसी भी अदब की सिन्फ को अपनाया। तो आपने कहा जैसे कि आपके दादा और नाना ने आपको तरही मिसरे दिए। दादी और नानी कहाँ थी और उनकी कहानियाँ कहाँ थी? बड़ा अच्छा सवाल है ये। मेरी दादी का इंतकाल मेरे पैदा होने से भी काफ़ी पहले हो चुका था, तो मेरी अपनी दादी से कोई मुलाकात नहीं है, कोई मेमोरी उनके साथ नहीं है। लेकिन मेरी नानी के साथ मेरी बहुत मेमोरीज़ हैं। नानी ने हमें कहानियाँ भी सुनाई, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि हमारे घर का माहौल बहुत शायराना था, तो वो भी हमारे साथ बैठा करती थी। और हम सब जब बैठा करते थे, हमारी सिटिंग होती थी जिससे आप समझे कि ड्राइंग रूम में बैठे हैं, खाने के बाद बैठे हैं, तो वो जो सब कुछ होता था वो शायराना होता था। तो वो उसमें शायरी ही चल रही होती थी, मतलब मज़ाहिया चल रही है, गलत भी चल रही है, ठीक भी चल रही है। बच्चे, मैं, मेरी सिस्टर, हम लोग इस तरह मिसरे लगा रहे हैं। तो हमारा जो वो एक बचपन गुजरा वो बिल्कुल शायरी वाले माहौल में गुजरा। फिर हमारे घर लोग आया करते थे नाना अबू के पास, नाना अबू के स्टूडेंट्स सलाह लेने के लिए, नाना अबू के पास वैसे लोग सिटिंग के लिए, बैठक के लिए आया करते थे। तो उस वजह से उन लोगों के साथ रह के इंस्पिरेशंस मिलती रहीं, आपको समझ आती जाती है। जिस टाइम पे हम स्कूल में थे, मुझे याद है मेरी क्लास फेलोज़ को ये नहीं पता होता था कि काफ़िया और अदीफ क्या और मैं क्या कहा करती थी ये कोई मुश्किल बात है, क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा था, मुझे पता था। स्कूल से वापस आते थे, बाबा ऑफिस से आते थे, हम खाना खाते थे इकट्ठे बैठ के। इकट्ठे खाना खाने के बाद फिर हम सब इकट्ठे बैठ जाया करते थे, हमारे 2-2.5 घंटे इकट्ठे। जो लोग टीवी देखते हैं, हमारा वो टाइम इस तरह फैमिली सेटिंग में गुजरता था। ये भी बहुत आला रहा कि आपको माहौल बहुत अच्छा मिला जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो दिगर बहन भाई हैं उनको भी शेर का शौक होगा? जी, मेरी जो बहन है इफ़ा अनवर, वो भी शायरा हैं, वो लिखती हैं, लेकिन वो ऑफिस की और पढ़ाई की वजह से ज़्यादा सामने नहीं आती। लेकिन मेरे भाई हैं, उनको सुनने का शौक है, कहने का नहीं है। सुखन फहम है, सुखनवर नहीं है। नहीं है। तो इस वजह से जो इंस्पिरेशन मिलती रही वो नाना अबू से मिलती रही। नानी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार है, क्योंकि नानी नाना अबू को शायरी में बहुत सपोर्ट करती थी, और मेरे नाना अबू को क्योंकि नज़र नहीं आता था तो नानी ही उनकी शायरी लिखा करती थी जो नाना अबू बोला करते थे। तो उस वजह से नानी को भी शायरी में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, तो वो भी हमारे साथ शायराना ही बातें किया करती थी, और हमारे मिसरे सुनने और हमसे पूछना और नाना अबू के शेर हमें याद कराना, इस तरह की चीज़ों में हमारा टाइम गुजर गया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि उन दिनों जब आपके नाना तरही मिसरों में आपसे मशक करवाया करते थे, तो यकीनन मुताला भी आपने किया होगा। वो कौन से मुसन्निफीन थे जिन्होंने उस दौर में आपको मुतासिर किया और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा? जी, क्योंकि हमारी कोर्स की किताबों में भी अल्लामा इकबाल की चीज़ें ज़्यादा शाया होती है, मीर तकी मीर की चीज़ें ज़्यादा शाया होती हैं, तो इन्हीं को ही मैंने पढ़ा। और मतलब मुझे याद है कि उस टाइम पे भी इकबाल के बहुत सारे ऐसे शेर थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इकबाल की नज़में बहुत अच्छी लगती थीं, और मतलब मैं अगर कहूँ कि मुझे अपने नाना अब्बू के बाद इंस्पिरेशन का कोई और ज़रिया मिला तो वो इकबाल की शायरी लोगों के लिए नंबर 1 पे होती है, लेकिन मेरे नंबर 2 पे, क्योंकि मैंने अपने नाना अब्बू को हमेशा से आइडियलाइज़ किया, एज अ पर्सन भी आइडियलाइज़ किया है, एज अ शायर भी आइडियलाइज़ किया है।
स्कूलों में जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुआ करते थे, क्या आप उसमें भी पार्टिसिपेट किया करती थी? जी, मैं डिबेट्स में, स्पीचेस में, बैतबाजी के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। आपको कौमी सतह पर कम उम्र तरीन शायरा का अवार्ड भी मिल चुका है जी। उस हवाले से कुछ हमारे सामने को बताइए। मुझे पंजाब यूथ विंग की तरफ से अवार्ड मिलने का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनको वो कम उम्र में लेकर आ रहे थे, वो जनरली 20 से 25 साल तक के लोगों को ले रहे थे उसमें कम उम्र में। तो मैं उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ये मिल जाएगा, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। और जब मैंने अपनी गज़ल सुना दी, रिज़ल्ट आने में 1 वीक रहता था, लाइक पहले हुए थे कॉम्पिटिशन्स और रिज़ल्ट वीक बाद आया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो मैं सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मैं देख सकूं कि किनको मिला, और जब जाके बैठी और मेरा नाम अनाउंस हुआ तो आई वाज सो हैप्पी और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि हमारे सामीन को अपनी वही गज़ल या अपना वही कलाम जो आपने उस मुकाबले के लिए पेश किया था सुनाएं। जो गज़ल मैंने पेश की थी उसके अशार आपको सुनाती हूँ। जरूर। मैं हूँ मौजूद यहाँ, तुझको बताऊं कैसे, अपनी हस्ती का मैं एहसास दिलाऊं कैसे। वाह। नक्श बिखरे हैं कई टुकड़ों में, तुम देखो ना, एक तस्वीर को तरतीब में लाऊं कैसे। वाह। और क्यों मुझे देती है हर मोड़ पे आवाज़ खुशी, इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाऊं कैसे। वसवसों की ये बलाएं जो डराती हैं मुझे, वसवसों की ये बलाएं जो डराती हैं मुझे, इन बलाओं को डराऊं तो डराऊं कैसे। क्या अच्छा। और शेर है कि अब मेरी हद सदा में नहीं आ सकते कभी, अब मेरी हद सदा में नहीं आ सकते कभी, अब मैं गुजरे हुए लम्हात बुलाऊं कैसे। और मख्तार के हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता इज़्ज़ा, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता इज़्ज़ा, घुप अंधेरे में कोई शम्मा जलाऊं कैसे। मैं हूँ मौजूद यहाँ, तुझको बताऊं। बहुत खूब। और सामने आप ये देखिए कि ये वो ख्यालात हैं जो एक 12 साल की बच्ची के हैं, जिस पर इन्हें अवार्ड मिला। यकीनन अवार्ड मिलना चाहिए था। अमूमन हमारे यहाँ इस मयार की शायरी लोग बहुत बड़ी उम्र में भी नहीं कर पाते, और इनकी शायरी और इनको मिलने वाला अवार्ड इस बात का सबूत है कि तख्लीक की कोई उम्र नहीं होती, शऊर की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में एक अच्छी चीज़, अच्छी बात कह सकते हैं। तो अपनी बातों का सिलसिला हम साथ ही बढ़ाते हैं और इज़ा साहिबा से पूछते हैं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात है। बस आजकल मैं इंटर करने के बाद अब फ्री टाइम गुजार रही हूँ और साथ साथ अपना सोशल मीडिया हैंडल कर रही हूँ, शायरी, आजकल रेडियो पे मुशायरे वगैरह पढ़ रही हूँ, रेडियो पे प्रोग्राम्स कर रही हूँ। तो बतौर शायरा आपका यकीन अदबी हलकों में भी जाना होता होगा, तो आपके ख्याल में, आप क्योंकि ज़रा कम उम्र हैं, तो आप किस किस्म के रवैये देखती हैं हमारे शोरा की जानिब से? क्या वो आपकी हौसला अफजाई करते हैं, हौसला शिकनी करते हैं? क्या रवैये हैं, मस्बत हैं, मनफी हैं, किस तरह देखते हैं? जब मैंने अदबी हलकों में कदम रखा, उधर मुझे बहुत नामवर शोरा, मौजिज़ शोरा, जो कि जिनमें से कई शोरा जो थे वो मेरे दादा और नाना के दोस्त शोरा थे, जिन्होंने मुझे मेरी बहुत हौसला अफजाई की। मुझे पता था कि ये वो लोग हैं जिनसे मैं अपनी इस्लाह ले सकती हूँ, मुझे कोई मसला दरपेश आएगा मैं इनसे पूछ सकती हूँ, और मतलब मैं इनसे रहनुमाई हासिल कर सकती हूँ। और इसके अलावा मुझे ये भी पता था कि पापा अनवर ज़िया मुश्ताक क्योंकि शायर हैं, तो मुझे इधर से भी बहुत मदद मिलती रही। लेकिन मेरे जो उस्ताद हैं, जो जिन्होंने मुझे शुरू से लेकर अभी तक मेरे उस्ताद रहे, वो मेरे नाना अबू के शागिर्द और बिल्कुल मेरी मामा के भाइयों जैसे, और मेरे मामू, जिनको मैं कहती मामू हूँ, वो महमूद फैसल राजा हैं, जो कि मेरे अभी तक उस्ताद हैं। क्योंकि जिस टाइम मैंने प्रॉपर शायरी में कदम रखा, उस वक्त तक मेरे नाना अबू की डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जब मैं क्लास 7th में थी तब मेरे नाना अबू की डेथ हुई थी, तो वो काफ़ी अर्सा, मतलब बाद मैंने प्रॉपर शायरी में कदम रखा। कोई 1-1.5-2 साल का पॉज आया था बीच में। तो फिर जो मैंने अपने शायरी के, जिन्होंने मुझे अपनी शागिर्द बनाया या जिनको मैंने अपना उस्ताद बनाया, वो मेरे मामू महमूद फैसल राजा, जो कि नामवर शायर हैं, वो हैं। और मतलब मैं उनसे मदद, रहनुमाई लेती हूँ, उनको दिखाती हूँ अपना कलाम, उनसे इस्लाह लेती हूँ। इसके अलावा अदबी हलकों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगर मैं किसी जगह गलत होती हूँ तो मेरी इस्लाह कर देते हैं, और मैं उनकी इस्लाह को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी वो मेरी इस्लाह कर रहे हैं तो ये मेरी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके साथ साथ आपके तालीम का सिलसिला भी जारी रहा। कुछ इस हवाले से हमारे सामीन को बताइए कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी है आपके अदब के हवाले से है, तो आपकी ने बतौर मज़ामीन या बतौर आप कह लीजिए पेशे के तौर पर कौन से मज़ामीन का इंतखाब किया?
जी, मैंने अपना मैट्रिक जो था वो कंप्यूटर साइंसेस के साथ किया, फिर अपना जो इंटर था वो प्री इंजीनियरिंग में किया, लेकिन इंशाल्लाह परसों आगे लॉ करना है, क्योंकि मैं पहले ना इंतखाब नहीं कर पा रही थी कि मैं लॉ करना चाहती हूँ, मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगा कि नहीं, मेरी दिलचस्पी ज़्यादा लॉ में है और मैं लॉ में शायद जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है आप उस चीज़ में अच्छा काम कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह इस सेमेस्टर से लॉ में एडमिशन लेना है। तो आपकी जो दिलचस्पी है वो अदब से है और फिर आप वकालत करना चाह रही हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन यही कहा जाता है कि जो आपका शौक़ हो वही आपका काम होना चाहिए। अगर ये नज़रिया गलत है तो आप इसकी तौजीह कैसे करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आपका शौक़ एक अलग चीज़ होती है, वो कहते हैं ना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है। तो शायरी जो है वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो मैं प्रोफेशनली शायरी को नहीं देखती कि मैं ये नहीं कह सकती। हाँ, मैं लिटरेचर को लेकर आगे चल सकती थी, लेकिन फिर भी आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है और आपको एक ऐसा पेशा चूज़ करना होता है जिसमें आप फिर एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी गुजार सकें, आपको इतनी अर्निंग हो, आपको इतनी नाम इज़्ज़त मिले और मतलब आप एक रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार सकें। बीच में कुछ टाइम था जिसमें मुझे ख्याल आया कि अगर मैं शायरी करती हूँ तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं लिटरेचर करूँ। तो मामा ने मुझे करेक्ट किया कि ज़रूरी नहीं है कि आप लिटरेचर पढ़ो अगर आप शायरी कर रही हो, तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो आप उसमें जा सकती हो, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग होती है। शायरी मेरा शौक़ है, वो मेरा काम नहीं है। कि हमारे यहाँ बहुत से नौजवान हैं जो अपने अंदर तख्लीकी सलाहियत रखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि उनके पेशे मुख्तलिफ हैं, इस वजह से वो अदब को उतना वक्त नहीं दे पा रहे जितना वक्त उन्हें देना चाहिए। तो आप अगर इस हमारे सुनने वालों की इस्लाह करें कि शौक और पेशा जुदा गाना रख कर भी दोनों के साथ इंसाफ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारे उन सामीन की न सिर्फ हौसला अफजाई होगी बल्कि उन्हें आपसे काफ़ी सीख भी मिलेगी। जी, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट किया। मैं इस पे बोलना चाहूँगी कि आप शायरी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक आपके अंदर सलाहियत है कि शायरी को आपको वक्त नहीं देना पड़ता। आपको मिसरा आया, आपने लिख दिया। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैंने कभी ऐसे डायरी खोल के मैं बैठ नहीं गई कि मैं घंटे या 2 घंटे अपना टाइम लगा रही हूँ कि नहीं ये मेरा शायरी करने का वक्त है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मिसरा आता है, आपको शेर आता है, आप मोबाइल में, फ़ोन में, आप डायरी में, आपके हाथ में जो चीज़ है आप उस पर नोट कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको लेके आगे चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे शायरी पे कभी भी इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ा है कि मुझे ऐसा लगा हो कि मेरी पढ़ाई को या आगे जाके मेरे करियर में कोई प्रॉब्लम आ सके। तो शायरी क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर से आ रही है, आपने राइटिंग नहीं करनी, आपको जो चीज़ आ रही है आपने वो लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एक नज़र सानी का टाइम रखना होता है, वो 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते। तो शायरी आपका बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। शायद कुछ शोरा मुझे कहें ऐसी बात कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि मेरे लिए शायरी बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि शायरी आपको आ रही है, आपने लिखनी है। आपको कोई प्रॉपर डायरी या पेन लेकर अगर आप सोचने बैठेंगे तो आपको ख्याल नहीं आएंगे। आपको ख्याल कैसे आएंगे? आपको नॉर्मली आप चल फिर रहे होंगे ना, आपको ख्याल आ जाएगा। बल्कि मैं इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मेरे बैग में स्टिकी नोट्स हुआ करते थे और मेरी उर्दू की किताब, इंग्लिश की किताब, इवन फिज़िक्स तक की बुक्स के ऊपर स्टिकी नोट्स लगे हैं और उस पर शेर लिखे हैं। अभी तक ऐसी बुक्स रखी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल में भी शेर आते थे। अब लोग ये कहेंगे कि आप स्कूल पढ़ने जाती थी कि शायरी करने जाती थी, तो ये बात है कि आपको हर जगह, आपको कहीं पर भी आमद हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि शायरी की टाइम टेकिंग है या शायरी ने मेरा वक्त लिया या शायरी को मुझे स्पेशली वक्त देना पड़ा। नहीं, शायरी को मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देना पड़ा और शायरी जो थी वो इनबॉर्न मेरे अंदर थी और अभी तक मेरे अंदर है। तो मुझे तो मिसरे आते मैं लिख लेती हूँ। मुझे शायरी के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं चाहिए और जितना टाइम मुझे चाहिए उतना टाइम मैं एटलीस्ट निकाल सकती हूँ अपनी डेली रूटीन से। बहुत खूब। साथ में ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अदब को कमर्शियल एस्पेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो गीत लिखते हैं या जिंगल्स लिखते हैं। क्या मुस्तकबिल में आपका कोई ऐसा इरादा है? मुझे शौक़ बहुत है और मैं चाहूँगी भी कि मैं कोई ऐसी चीज़ लिखूँ, कोई गीत लिखूँ, कोई नगमा लिखूँ जो कि इतना मशहूर हो जाए, जो कि मेरे नाम के साथ मंसूब हो जाए, जो कि मेरी पहचान बन जाए, जो कि इस मुल्क के लिए ऐसा हो कि उसकी पहचान बन जाए। बहुत खूब। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या बतौर शायरा वो अपनी शायरी को सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ भी शेयर करती हैं? जी, मैं अपनी शायरी जो है वो पोस्ट करती हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो ज़्यादा टाइम टीवी, रेडियो, मतलब वो हर शो नहीं सुन सकते, तो आप उसमें मिस हो सकते हैं। तो उसमें यह है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पर आपके हाथ में होती हैं ये चीज़ें, आपने डाल दी हैं तो वो अब वहाँ पर रहेंगी। तो मैं फ़ेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। माशाल्लाह फ़ेसबुक पे मेरे पढ़ने वाले बहुत मेरे
मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फेसबुक पे अब तक बरकरार रखा हुआ है, क्योंकि उनकी मोहब्बत, उनकी लाइक्स, उनके कमेंट्स, वो जो मुझे एक हौसला देते हैं ना, उनके लाइक कमेंट, उनका ये कहना कि आप बहुत अच्छा करती हैं, बल्कि मैं कुछ अरसे के लिए अगर इनएक्टिव हो जाती हूँ तो वो मुझे इनबॉक्स इतने आए हुए होते हैं कि आप आएँ, हम आपको पढ़ना चाहते हैं, आप गज़ल पोस्ट करें। आपने यकीन करें कि मैंने अपनी बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं जो कि अभी तक किसी फॉर्मेट पे नहीं सुनाई और मैंने फेसबुक पे डाली हैं सिर्फ अपने पढ़ने वालों के लिए। हालांकि लोग ऐसे नहीं डालते, वो कहते हैं कि हमारी गज़ल मतलब एक तरह से कि नई गज़ल है वो ज़ाया हो जाएगी, लेकिन मेरी जो भी होती है मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे पढ़ने वाले मेरा लिखा पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मैं पहले रेडियो पर सुनाऊँ या TV पर सुनाऊँ फिर मैं वो गज़ल डालूँ। मैं ये समझती हूँ कि मैंने अगर गज़ल लिखी है तो वो मेरे पढ़ने वालों तक पहुंच जानी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं जो कि मैंने अभी कहीं नहीं सुनाई, वो फेसबुक पर रखी। चलिए, यूँ है कि आज आप रेडियो पर मौजूद हैं जी, तो हम चाहेंगे उन्हीं में से कोई अच्छी और इंतखाब वाली एक गज़ल अब हमारे सामीन की नज़र भी करें। मैंने शायरी में हम्द, नात, मनकबत और उसके अलावा अपने वतन के लिए लिखा है, जिसमें से चले मैं आपको नात के 1-2 अशार सुनाना पसंद करूँगी। ये है कि एक मोहब्बत का है किरदार मदीने वाले, एक मोहब्बत का है किरदार मदीने वाले, और किरदार में मयार मदीने वाले। वाह, सुभान अल्लाह। अमन का जावेदां पैगाम ज़माने को दिया, अमन का जावेदां पैगाम ज़माने को दिया, प्यार ही प्यार हैं बस प्यार मदीने वाले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपनी बख्शिश का यकीन कैसे ना आए मुझको, अपनी बख्शिश का यकीन कैसे ना आए मुझको, जब हूँ बख्शिश के ज़िम्मेदार मदीने वाले। माशाअल्लाह। और रंग और नस्ल की तफरीक नहीं है जिसमें, उस तमद्दुन के हैं मेमार मदीने वाले। और मक्ता अर्ज़ है कि मेरी आँखों में अगर नूर है उतरा इज़्ज़ा, मेरी आँखों में अगर नूर है उतरा इज़्ज़ा, मेरी आँखों में है सरकार मदीने वाले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एक गज़ल के चंद अशार। जरूर। बैठे अगर गुबार ज़रा देखते चलें, बैठे अगर गुबार ज़रा देखते चलें, इन रास्तों के पार ज़रा देखते चलें। वाह। नादिम हम भी कौल निभाया नहीं गया, नादिम हम भी कौल निभाया नहीं गया, वो भी है शर्मसार ज़रा देखते चलें। वाह। और आती हुई खिज़ां से कहो एक पल तो दे, आती हुई खिज़ां से कहो एक पल तो दे, जाती हुई बहार ज़रा देखते चलें। और किसकी दुहाई बढ़ते कदम रोकने लगी, किसकी दुहाई बढ़ते कदम रोकने लगी, किसकी है ये पुकार ज़रा देखते चलें। बहुत खूब। और इस शहर बेअमा से है हिजरत की ठान ली, इस शहर बेअमा से है हिजरत की ठान ली, उजड़ा हुआ दयार ज़रा देखते चलें। और जिस पर किसी की आहुफुगा के नकूश थे, जिस पर किसी की आहुफुगा के नकूश हैं, वो शहर सोगवार ज़रा देखते चलें। और मक्ता अर्ज़ है कि इज़्ज़ा हमारे पाँव के छाले बज़िद हैं क्यों, इज़्ज़ा हमारे पाँव के छाले बज़िद हैं क्यों, रास्ता है खार खार ज़रा देखते चलें। बैठे अगर गुबार ज़रा देखते चलें, इन रास्तों के पार ज़रा देखते चलें। बहुत खूब, बहुत खूब। ये गज़ल तमाम सामीन के लिए। उस एक उलझी डगर की कहानी ख़त्म हुई, उस एक उलझी डगर की कहानी ख़त्म हुई, सफ़र सफ़र में सफ़र की कहानी ख़त्म हुई। यहाँ से आगे फसाना है मेरी मट्टी का, यहाँ से आगे फसाना है मेरी मट्टी का, एक अजनबी से नगर की कहानी ख़त्म हुई। वाह, अच्छा। और उधर से गुजरे कभी तू अगर ऐबाद सबा, उधर से गुजरे कभी तू अगर ऐबाद सबा, उन्हें बताना इधर की कहानी ख़त्म हुई। अच्छा है। और अंधेरी शब के मुकद्दर में अब नहीं सूरज, अंधेरी शब के मुकद्दर में अब नहीं सूरज, मेरी उम्मीदें सहर की कहानी ख़त्म हुई। और जनून कैस का सहरा में दे रहा है सदा, जनून कैस का सहरा में दे रहा है सदा, ज़माना हो गया घर की कहानी ख़त्म हुई। और वो अलविदाई नज़र क्यों नज़र में है अब तक, वो अलविदाई नज़र क्यों नज़र में है अब तक, जब अलविदाई नज़र की कहानी ख़त्म हुई। और मक्ता अर्ज़ है कि भंवर तो रह गया दरिया में डूब कर इज़्ज़ा,
भंवर तो रह गया दरिया में डूब कर, इज़्ज़ा मिला किनारा भंवर की कहानी खत्म हुई। वाह, मेरा ख्याल है कहानी ख़त्म नहीं हुई बल्कि अभी कहानी शुरू हुई है और ये कहानी बहुत आगे जाएगी। और जो भी लोग शेर व अदब से ज़ौक़ रखते हैं आने वाले वक्त में वो देखेंगे कि इज़्ज़ा अनवर बहुत ही मारूफ एक शायरा की शक्ल में मंजर आम पर आएंगी। सामईन कराम, आज हमारे साथ मौजूद थी नौजवान शायरा इज़्ज़ा अनवर। आपने उनकी बातें सुनी, उनके अफकार सुने। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारी नौजवान नस्ल अदब से किस कदर शगफ रखती है और वो किस तरह अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी को और अदबी ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन लाने की अहलियत भी रखती है। तो इसलिए बहुत से ऐसे बहाने जो हम बनाते हैं अदब से दूरी के कि आज के दौर में अदब को वो मकाम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, तो यकीन ऐसा नहीं है। अदब हर दौर में फलता फूलता रहा है, पनपता रहा है और इज़्ज़ा अनवर जैसे शोरा हमें मिलते रहे हैं, अपने कलाम से महसूस भी करते रहे हैं और माशरती संवार की वजह भी बनते रहे हैं। मेज़बान और प्रोड्यूसर कामरान तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।